जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार और आपके WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं ऋषभ वर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। आज आपके लिए लेके आया हूं सोल्जर क्लर्क का सेट नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था सेट नंबर 1। प्रीवियस वीडियो आपको देखनी होगी। प्रीवियस वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, पहले पेपर का पैटर्न आप पढ़िए, सेट नंबर 1 पढ़िए, देन आप सेट नंबर 2 पढ़ना। ठीक है, आप सेट नंबर 2 के बीच में मैं आपको करवाने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का पार्ट कि मैथमेटिक्स के बीच में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा ना देर करते हुए तो हम करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स के क्वेश्चन के बीच में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। आपने करना क्या है कि क्वेश्चन के बीच में जो गिवन है आपके पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन याद करनी पड़ेगी। मैं आपको कन्वर्जन करवा देता हूं। कन्वर्जन है क्या, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 के साथ, जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगी क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, सेकंड वन आपके पास क्या है कि मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तब आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 के साथ। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी लिखते हैं 5/18, कभी लिखते हैं 18/5। तो याद रखना, एक ट्रिक है, जब आप किसी बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करते हो तो छोटा नंबर ऊपर आएगा। ठीक है, जब किसी बड़े नंबर को, अब किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो किसी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर ऊपर आएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप किसी छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट करते हो तो बड़ा नंबर आएगा आपके पास ऊपर। ठीक है, अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये 5/18 18/5 आया कहां से? ये अपनी मर्जी से नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक है। कैसे, आप खुद देखिए कि जैसे कि यहाँ पर है मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है और सेकंड को करना है आपको आवर्स में चेंज। अगर आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हो या किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप उठा सकते हो उसके बीच में। जैसे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में उठा रहा हूं कि 1 किलोमीटर के बीच में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर के बीच में कितने मीटर होते हैं? आपके पास होते हैं 1000 मीटर होते हैं आपके पास। कि 1 किलोमीटर के बीच में मीटर कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे के बीच में सेकंड कितने होते हैं? 3600। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3600 सेकंड। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। 0 से 0 फिनिश हो जाएगी, 0 से 0 फिनिश हो जाएगी, 2 के टेबल पे 5 पे खत्म हो जाएगा और 2 के टेबल पे 18, तो तब आया 5/18। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/18, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं 5/18 एंड 18/5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन है कि 18 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो स्टेटमेंट गिवन है 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 से 18 फिनिश हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसका ऑप्शन नंबर है आपके पास C, 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹850 इन 3 years एंड 925 इन 4 years। व्हाट इज द सम? कोई राशि 3 साल में 850 हो जाती है और 4 साल में 925 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके बीच में कि क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में क्या दे रखा है कि अगर कोई राशि 3 साल में 850 हो जाती है, 3 साल में 3 years में वो हो जाती है 850 एंड 4 years में 4 साल में वह 925 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए, तो जो मैंने पैसे उधार दिए वो 3 साल के अंदर इतने बन चुके हैं। मतलब कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को इतने पैसे वापस करने हैं मुझे। ठीक है ना, वो आदमी मुझे इतने पैसे वापस करेगा और मैंने पैसे कितने दिए वो मुझे नहीं पता। वही आपको निकालना है इसके बीच में कि जो मैंने पैसे उधार दिए वो 3 साल के अंदर इतने पैसे मुझे वापस करेगा। अगर मैं 4 साल के लिए वो पैसे दूं तो वो मुझे इतने पैसे वापस करेगा। तो मैंने उसको पैसे दिए कितने थे वो आपको निकालना है। तो इसकी ट्रिक है क्या? तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। जो अमाउंट है उसका डिफरेंस कितना है आपके पास? 75। अंतर
माइनस कर दीजिए 925 में से 850 माइनस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपके पास 75। जो टाइमिंग है, टाइमिंग के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का। ठीक है, अब आपका जो फोकस रहता है वो पहले वाली स्टेटमेंट पे रहता है, तो आपने करना क्या है, जो पहली स्टेटमेंट के बीच में टाइम दे रखा है 3 इयर्स, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इयर्स को, और जो अमाउंट दे रखी है वो आपने क्या करना है यहाँ पर माइनस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 850 माइनस 225। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 75 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 225। उसमें से हमने क्या करना है 850 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 625। मतलब कि जो मैंने पैसे उधार दिए थे दूसरे पर्सन को, वो मैंने कितने दिए थे 625 रुपये। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if 3 men or 4 women can reap a field in 43 days, how long will 7 men and 5 women that to reap it? अगर 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत लॉजिक हैं। जब आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे अकेडमी में आओगे तब आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम मल्टीपल ट्रिक के साथ एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियोस में हम आपको एक ही ट्रिक बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के बीच में क्या है कि 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में कर सकती हैं, 43 डेज में 43 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, अब निकालना क्या है, आपको निकालना है कि अगर 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर काम करेंगी तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस और का मतलब क्या है, इस और का मतलब हिंदी में यहां पे लिखा जाता है या। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी काम को करने के लिए 3 आदमी को दे दूं, वो भी 43 दिन में काम खत्म कर देंगे। अगर मैं 4 औरतों को बोल देता हूं काम करने के लिए, वो भी 43 दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन के बीच में आ जाए और हिंदी में आ जाए या, तो आपने करना क्या है कि जितने आपको डेज दे रखे हैं वो आपने ऊपर न्यूमिनेटर में लिखने हैं डेज। ठीक है, अब उसके बाद डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, नीचे वाली स्टेटमेंट को ऊपर वाली स्टेटमेंट से डिवाइड कर दीजिए। यहां लिखिए 7/3 प्लस नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट, तो 5 कितना आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 4 3 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो नीचे वाली स्टेटमेंट है एक दूसरे के टेबल पर नहीं आती, तो दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 7 4 तक कितने होते हैं 28 प्लस 5 3 तक कितने हैं 15। नीचे वाले कैल्शियम ले लिया, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपके पास थी 43, वो तो आपके पास सेम ही रहेगी। ठीक है, अब क्या रहा आपके पास 28 प्लस 15 43, तो 43 के साथ 43 फिनिश हो जाएगा आपका, तो बचा क्या आपके पास 12। तो आंसर कितना है आपके पास 12 डेज। कि अगर 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर काम करती हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 12 डेज, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹153 अ मैन लॉस 10%, फॉर हाउ मच शोल्ड ही शेल टू गेन 20%। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु को 153 रुपये में बेचा जाता है तो आदमी को 10% का नुकसान होता है। अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के बीच में 2 स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर किसी आदमी ने किसी भी वस्तु को 153 में बेच दिया तो उसे 10% का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। वो चाहता है कि मुझे 20% का फायदा हो, प्रॉफिट हो, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बीच में आपने करना क्या है, एक स्टेटमेंट छोटी सी याद करनी है कि जितना सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको वो आपने लिख लेना है 153। ठीक है, और जो आदमी चाहता है वो आपने ऊपर लिखना है, और जो स्टेटमेंट के बीच में हो चुका है वो नीचे लिखना है। कैसे, जैसे कि आदमी चाहता है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, तो मतलब कि यहां पर कितना आ जाएगा 120 120 आ जाएगा। हो क्या चुका, जब इसने आदमी ने 153 में किसी वस्तु को बेचा था तो 10% का नुकसान हो चुका है नुकसान, लॉस हो चुका है, तो कितने का 10% का, तो लॉस हो चुका है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 90। ठीक है, तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगी। 3 के टेबल पे 3 4 12 3 3 9, और 3 के टेबल पे ये कितने पे खत्म हो जाएगा 51 पर। तो मतलब कि तो
उस वस्तु को अगर वो 204 में बेचेगा तो उसे 20% का फायदा होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 204 रुपीज। ठीक है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच इज डिविजिबल बाय 13? कि 200 और 500 के बीच में ऐसी कितनी स्टेटमेंट है जो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो आपने करना क्या है, एक स्टेटमेंट आप याद रखिए कि 200 और 500 के बीच में कितनी ऐसी स्टेटमेंट है जो 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक करवा रहा हूं आपको, जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है कि 200 और 500 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 300 का। 200 और 500 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 300 का। जो आपके पास डिफरेंस आया है उसको आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, उसको आप 13 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 13 टू द कितने होते हैं 26, यहाँ पे आपके पास कितना आया 40, 13 3 द 39, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पर 1 छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, अगेन 0। अब 13 के टेबल पे 10 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ भी 0 लिखिए। ठीक है, अब इसको फिनिश कर दीजिए 7 पर, तो कितना आ जाएगा आपके पास 91, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 23.07। इसका जो आंसर आया है वो है 23.07। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करने के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो कितनी आएगी आपके पास 23, जो कि आपके पास करेक्ट आंसर है कि 23। इसके बीच में 23 स्टेटमेंट्स हैं जो पूरी पूरी 13 से क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोगरिथम। लोगरिथम का क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, log बेस 12 दिस इज x इज इक्वल टू 1। इसमें यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो आपको दे रखा है नीचे, जो आपको नीचे दे रखा है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए, और जो इक्वल टू के बाद दे रखा है वो उसकी पावर लिख लीजिए बाद। ठीक है, जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नीचे दे रखी है, बेस में दे रखी है, उसको ऐसे ही लिख लीजिए। तो जो इक्वल टू के बाद दे रखा है उसको उसकी पावर बना दीजिए, और इक्वल टू में आपने क्या करना है, ये वाला x यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब 12 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा आपके पास 12, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12, जो आपके पास आंसर है, आंसर नंबर ए 12 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में आपको एक्सप्रेशन गिवन है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, यू हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको निकालना है। क्वेश्चन के बीच में गिवन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, यू हैव टू फाइंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। क्वेश्चन के बीच में आपको करना है क्या है, दोनों की तरफ स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें पुट कीजिए जो फॉर्मूला है, रखिए इसके बीच में a स्क्वायर, दिस इज वन, दिस इज a एंड दिस इज b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 4। ठीक है, अब x के साथ x फिनिश हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास क्या बचा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4। माइनस का 2 उधर जाएगा तो किस चीज का बन जाएगा, वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अगर वो वहां जाके प्लस का बन जाएगा तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, मतलब कि जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उसका जो आंसर आया वो आपके पास कितना आया है 6 आया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मच ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम। कितने समय में 8% की दर से कोई राशि अपने आप में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पास एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के बीच में कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के बीच में लिखा आ जाए 2 गुना 3 गुना 4 गुना, उसमें से आपने करना क्या है, 1 माइनस करना है। जैसे 2 गुना उसमें से 1 माइनस किया तो 1 बचा, 4 गुना उसमें से 1 माइनस किया तो 3 बचा आपके पास। तो हमेशा अगर लिखा हो कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना, उसमें से 1 आपने माइनस करना है। तो क्वेश्चन के बीच में गिवन है डबल, दुगना,
तो यहाँ पे दुगना मतलब 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 1। अब जो क्वेश्चन के बीच में दे रखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। क्वेश्चन के बीच में गिवन है 8%, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 100 से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको फिनिश कर दीजिए 4 के टेबल पे, 4 टू द 8 और यहाँ पे 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12.5%। ये आपको परसेंटेज में गिवन है, तो आपके पास जो आंसर आएगा तो हाउ मेनी ईयर्स मतलब कि 2.5 ईयर्स, ये आपके पास आंसर आ गया 2.5 ईयर्स। ठीक है, जो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ A रेशो B इज इक्वल टू 2:3 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 3:7 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशो B रेशो C। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पास है रेशो एंड प्रोपोर्शनल का। क्वेश्चन के बीच में क्या गिवन है कि इफ A रेशो B इज इक्वल टू 2:3 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 3:7, यू हैव टू फाइंड A, B एंड C। ठीक है, अब आपको निकालनी है ये वाली स्टेटमेंट कि A अनुपात B अनुपात C आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 2, तो A के नीचे 2 रखिए। B की वैल्यू है 3, तो B के नीचे 3 आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर B की वैल्यू 3 है तो B के नीचे ही आप यहाँ पे 3 रखोगे। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 7, तो C के नीचे आएगा 7। ठीक है, अब इसमें छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर बीच वाली स्टेटमेंट सेम हो, अगर बीच वाली स्टेटमेंट सेम हो तो यहाँ भी B की वैल्यू 3 है और नीचे भी B की वैल्यू 3 है, स्टेटमेंट सेम है, तो जो क्वेश्चन होता है उसको डिक्टो एज इट इज आप पेस्ट कर सकते हो। यही इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 7, जो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP सीरीज 5, 8, 11 एंड 14। AP सीरीज की 10th आपको टर्म निकालनी है, तो आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है 5, 8, 11 एंड 14। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको निकालनी है 10th टर्म। इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, आपको निकालनी है कि इसकी जो 10th टर्म होगी वो आपके पास कौन सी होगी। ठीक है, तो AP का क्वेश्चन है, तो आपको किसी भी टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं AP के बीच में, तो वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, n-1D। हियर यू हैव टू फाइंड द 10th टर्म, आपको निकालना है A10, आपको A10 निकालना है। ये वैल्यू आपके पास है A1 की, ये वैल्यू आपके पास A2, दिस इज A3, दिस इज A4, आपको निकालना है A10। ठीक है, आपको 10th टर्म निकालनी है इसकी, तो फॉर्मूले के बीच में अप्लाई कीजिए, वैल्यूज आपको सब गिवन है इसके बीच में। AN आपको निकालना क्या है 10th टर्म, n की वैल्यू गिवन है 10 इज इक्वल टू A फर्स्ट स्टेटमेंट 5 प्लस n-1, n कितना है आपके पास 10, देन 10-1 9, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। देन A10 इज इक्वल टू 5, 9 3 27, तो दोनों को आप प्लस कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 32। जो 10th टर्म है आपके पास वो कौन सी है 32, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब आपके मैथ के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जो 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ हम करते हैं कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर के जो सेक्शन के बीच में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि व्हाट इज द परमानेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, परमानेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए कंट्रोल, बी CPU, थर्ड मेमोरी एंड द लास्ट इज आउटपुट। परमानेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यूनिट के बारे में पूछिए, जो परमानेंट यूनिट है जिसके बीच में मेरा पूरा डाटा स्टोर रहता है हमेशा के लिए, तो वो जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर सी मेमोरी। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ माउस, कि माउस से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हैं, यस। सेकंड इज डबल क्लिक, हाँ जी कर सकते हैं।
ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप, हाँ जी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ अबव, तो मतलब कि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन आपके पास आएगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या कि ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जिससे हम बोर्ड के ऊपर या जो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते कीबोर्ड से हम, कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते कीबोर्ड से हम। ठीक है, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, नहीं वो तो गेम खेलने के काम आता है। ऑप्शन सी प्रिंटर, जो प्रिंट आउट निकालने के काम आता है, आउटपुट डिवाइस है। एंड द लास्ट वन इज लाइट पेन, हाँ जी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन आपके पास है वो है डी, लाइट पेन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एरोज कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के बीच में जो एरो की होती है, आपने देखा होगा कीबोर्ड के बीच में कितनी एरो की होती है, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो आपके पास टोटल जो सी की हो रही है वो कितनी होती है, 4 कीज होती हैं कीबोर्ड के बीच में, एरोज कीज। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा आपके पास वो कितना आएगा, डी, 4 कीज आपके पास होती है कीबोर्ड के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता है सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपके पास ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ए, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपके पास 5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के जो कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ का जो सेक्शन था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर का सेक्शन भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन के बीच में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के बीच में कमेंट करना कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको डाउट क्लास के बीच में। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। एवरीवन, मैं मिसेस कविता 3 WTA अम्बाला से आज फिर आपके सामने क्लर्क का पेपर सेट नंबर 2 लेकर। आपका फर्स्ट पार्ट मैथ्स एंड कंप्यूटर हो गया है और आई होप आपके सब समझ आ रहा है, और जो भी आपके कमेंट्स हैं हम पढ़ते रहते हैं, और आपकी डाउट क्लास जैसे कि सर ने बताया हुआ है कि सैटरडे को होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये पेपर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात आपका ये जो है ना कि जीडी क्लर्क का डालिए, जीडी का पेपर डालिए, टेक्निकल का डालिए। आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस, जीके, मैथ्स सारे ही मतलब उनके करने चाहिए आपको पार्ट्स के, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना कहीं से भी आ जाता है, तो अच्छी बात है, आप कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएगा। आपको करना चाहिए, सारे ही वीडियोस को आप देखते रहिए और अपना जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप पूछते रहिए। ठीक है, हम यहाँ पर आपके डाउट साथ के साथ क्लियर कराएंगे। सैटरडे को जो आपकी क्लास होगी वो सिर्फ डाउट क्लास होगी, तो अभी भी अगर आपके फर्स्ट पेपर से लेकर अब तक जितने भी डाउट्स हैं आप फ्राइडे तक वीडियो में डालते रहिए, ताकि हम उनको लिख लें और आपके सैटरडे को पूरे डाउट्स को क्लियर करा दें। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश के पार्ट की तरफ। सेम वही 25 क्वेश्चन, पैराग्राफ। तो चलिए मैं पैराग्राफ से ही शुरू करती हूँ, पढ़ते हैं पैराग्राफ को। इंसेक्ट्स बाय फार द मोस्ट अबंडेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ। इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो जीव जंतु पाए जाते हैं अर्थ पे वो क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, माइट हैव टेकन ओवर लॉन्ग, वो और भी लंबे समय तक जीते अगर उनको, उनकी जो फौज थी उनको किसके द्वारा ना खा लिया जाता। इफ़ होर्ड्स, होर्ड्स का मतलब क्या होता है, फौज, कि उनके झुंड को अगर बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बर्ड्स हो गई, फ्रॉग हो गए, स्पाइडर्स हो गए, उनके द्वारा अगर ना खाया जाता तो और भी लंबे समय तक अपना मतलब जीते रहते हैं ना, और भी लंबे समय तक रहते हैं। तो आप इसको मतलब समझो पैराग्राफ को, एक एक वर्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माइट हैव टेकन ओवर लॉन्ग अगो इफ होर्ड्स ऑफ देम वर नॉट ईटन अवे एवरी डे बाय बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्पाइडर्स, बट दीज टाइनी 6-legged इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं 6 लेग, जिनकी 6 टांगें होती हैं, जो बिना रीढ़ के होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी बिना हड्डी के होते हैं, हैव मैनी वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, उनके पास बहुत रास्ते होते हैं अपने आप को बचा कर रखने के लिए। स्पीडी गेट अवे, तेज़ी से भाग निकलते हैं। विनोमस स्टिंग, स्टिंग क्या होता है, डंक होता है। विनोमस होता है कि विषैला उनका डंक होता है। रेपुगेंट ऑर्डर्स, प्रतिकूल उनकी जो बदबू होती है।
पॉइजनस फ्लैश होती है, जो जहरीली उनकी चमड़ी होती है, और इरिटेटिंग हेयर्स, और इरिटेट करने वाले बाल होते हैं जिस पे कांटे कांटे होंगे, कुछ मतलब इरिटेटिंग वाले जो चुभते हैं, है ना, उस तरह के बाल होते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके पास होती हैं जिससे कि वो खुद को बचा सकते हैं। हाउएवर कैमोफ्लेज इज़ द मोस्ट स्पेक्युलेटेड फॉर्म ऑफ इंसेक्ट ट्रिकरी। जो इंसेक्ट की जो सबसे बड़ी ट्रिक होती है अपने आप को बचाव करने के लिए जो दिखाई देती है वो होती है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होता है खुद को अपने उसमें कलर में चेंज कर लेना, दूसरे कलर में चेंज कर लेना, अपनी चमड़ी को दूसरे उससे चेंज कर लेना, छलावरण जिसको बोलते हैं कि छल करके अपने आप को बचा लेना। सम डिजीव देयर एनिमीज बाय टेकिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ अ ड्रेडफुल स्पीसीज। जो कई हैं जो धोखा दे देते हैं अपने दुश्मनों को। वो कैसे धोखा देते हैं? वो कि इनकी जो कुछ खतरनाक प्रजातियां होती हैं जिनको कि मिमिजेस कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड मिमिजेस। इट इज़ हाउ स्मॉल वॉस्प मोथ इमिटेट वॉस्प्स। इस तरह से जो छोटे जो वो होते हैं ना ततैये, जो ततैयों की तरह नकल करते हैं, वो उनको दूसरे ततैयों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। थैंक्स टू द ब्लैक एंड येलो रिंग्स ऑन देयर आर्मर। वो अपने आप को कैसे बचाते हैं? जो ततैये होते हैं ब्राउन कलर के, उनके ऊपर येलो और ब्लैक कलर की एक वो रिंग बने होते हैं जिससे वो अपने आप को बचा लेते हैं। देयर डायनाफोर्स विंग्स, जो उनके पारदर्शक विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, और उनकी इर्रेगुलर फ्लाइट्स, और उनकी जो इर्रेगुलर फ्लाइट्स मतलब कि वो कभी भी उड़ जाते हैं, कहीं भी उड़कर चले जाते हैं। सम बटरफ्लाइज सिंपली डिसअपेयर बाय बिकमिंग एग्जैक्टली द कलर ऑफ देयर होस्ट प्लांट। कुछ बटरफ्लाइज जो आती हैं ना, वो मतलब इसमें ये बोला है कि कुछ बटरफ्लाइज आती हैं वो अपने ही रंग के फूल के ऊपर बैठती हैं जो कि दिखाई नहीं देती, तो वो किसी और इंसेक्ट को दिखाई नहीं देती और वो उससे बच जाती हैं। अदर डिस्ग्यूज, दूसरे भेष में, देयर शेप विद डिसरप्टिव पैटर्न्स ऑफ कलर्स द प्रिंसिपल यूज टू डिज़ाइन मिलिट्री यूनिफॉर्म। जो उनके हानिकारक पैटर्न होते हैं, जो कलर चेंज करने का उनके जो मतलब अपने वो पैटर्न को चेंज करते हैं, कलर को जो चेंज करते हैं, कैमोफ्लेज जब बनाते हैं, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? आपने देखी होगी मिलिट्री की एक यूनिफॉर्म है जो कि कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको, चकते चकते वाली जो होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज, है ना। वो किस तरह से इसमें बताया कि इंसेक्ट के ऊपर एक कैमोफ्लेज बना है जो कि उसको खुद को बचाने के लिए उसको काम आता है। वो कैसे छलावरण से, कैसे मतलब छल करके, ट्रिकी वो करके अपने आप को बचा लेते हैं और लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो चलिए, ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाँ जी, समझ आया पैराग्राफ? कुछ आया दिमाग में? मैंने बोला आपको कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है आपने पैराग्राफ को। अब हिंदी के एक एक वर्ड में घुस जाएंगे हम तो बहुत लंबा टाइम, बहुत, और इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश के लिए अलग टाइम दिया है और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग टाइम दिया हुआ है। आपको उसी 1 आवर में, 1 आवर होता ही नहीं है, वो 45 मिनट्स आप मान के चलिए, उसी में ही आपको सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ द पैसेजेस। पैसेज का जो मेन थीम है वो क्या है? इको बैलेंस, फेयरफुल इंसेक्ट्स, एनवायरनमेंट या कैमोफ्लेज? तो कैमोफ्लेज है, इंसेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है ना पैराग्राफ के अंदर, कि वो कैसे अपने रंग को बदल के, अपने रूप को बदल के अपने आप को सेव करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है? डी। ठीक है। नेक्स्ट है, सम बटरफ्लाइज सिंपली डिसअपियर मीन्स दैट बटरफ्लाइज। सम बटरफ्लाइज सिंपली डिसअपियर, कुछ जो बटरफ्लाइज होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, इसका मतलब ओनली अपियर टू हैव गॉन। सी है इसका आंसर। आंसर कैसे है सी? कि वो आती ही इसीलिए हैं जाने के लिए, डिसअपियर होने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर आएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्मॉल वास्प मोथ्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय। जो छोटे वाले ततैये होते हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अ स्पीडी गेट अवे, तेज़ी से भाग जाने पर, चेंजिंग कलर, कलर चेंज करके, वेनोनिमस स्टिंग, अपने विषैले स्टिंग्स क्या होते हैं? डंक जो मारते हैं ना, वो स्टिंग, डंक जो मारते हैं,
और इरिटेटिंग हेयर्स, अपने इरिटेटिंग बालों को लेकर। तो इसका क्या है, हमने पैराग्राफ में पढ़ा जैसे कि कलर को चेंज करके वो अपने आप को सेव करते हैं। तो इसका क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बना बी। नेक्स्ट है, माइट हैव टेकन ओवर लॉन्ग अगो रेफर्स टू द इंसेक्ट एबिलिटी टू। इसमें इंसेक्ट की कौन सी एबिलिटी को रेफर किया गया है इस सेंटेंस के अंदर? ए ऑप्शन है फाइट मैन, सेकंड है असर्ट सुपरमेसी, थर्ड है कैमोफ्लाज देमसेल्व्स, फोर्थ है रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। तो इसका मतलब क्या है, वो माइट हैव टेकन ओवर लॉन्ग अगो, कि वो और भी लंबे समय तक जी सकते थे अगर वो अपने रंग को, अपने आप को कैमोफ्लाज नहीं करते। ठीक है, तो वो और भी लंबे समय तक जी सकते थे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के 4 क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, उसको पढ़ लेते हैं एक बार क्विकली और उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बुक इज रिटन नॉट टू मल्टीप्लाई द वॉइस मेयरली, नॉट टू कैरी इट मेयरली, बट टू परपेचुएट इट। एक किताब, अब इसमें किताब के बारे में बताया गया कि एक किताब को क्यों लिखा जाता है। किताब का ऐसा कुछ नहीं होता कि वो किसी चीज़ की गुणवत्ता को बढ़ाकर बोला जाए या किसी चीज़ को कैरी करने के लिए लिखी जा रही है ना। इट मेयरली बट टू परपेचुएट। जब हम किताब पढ़ते भी हैं तो हमें क्या याद रहता है, उसके अंदर की स्टोरी याद रहती है, हम उसको यादगार बनाना चाहते हैं। तो जब एक ऑथर एक किताब लिखना चाहता है तो वो उसको यादगार बनाने के लिए लिखता है। ठीक है, द ऑथर हैज़ समथिंग टू से। ऑथर के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है जिसको वो वर्ड्स में उतारना चाहता है, एक किताब में छापना चाहता है। विच ही परसीव्स टू बी ट्रू, जो वो समझता है कि वो सच है, जो उसके साथ कुछ हुआ होगा, उसकी लाइफ का कोई इंसिडेंट है, मान लो कुछ अच्छे इंसिडेंट हुए या कुछ बुरे इंसिडेंट हुए लाइफ में, तो इंसान क्या सोचता है कि मैं अपने बारे में किताब लिखूंगा कि मैंने अपने जीवन में ये कुछ देखा। तो जो उसे सच लगता है, जो उसे यूज़फुल लगता है और हेल्पफुली ब्यूटीफुल, जो उसे मतलब सुंदर भी लगता है। सो फार ही नोज नो वन हैज़ सेड इट। अब तक उसको ये पता है कि अब तक ये किसी ने भी उसके बारे में कहा नहीं है। सो फार एज ही नोज नो वन एल्स कैन से इट। और अब तक उसे ये भी पता है कि और कोई इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ही इज़ बाउंड टू से, वो खुद ही अपने बारे में बताने के लिए बाउंड है। से इट क्लियरली एंड मेलोडियसली। वो मतलब जो भी अपनी कहानी है, जो भी अपने बारे में बताना चाहता है, क्लियरली वही बता सकता है। और उसको चाहे वो संगीतमय तरीके से बताए, चाहे किसी भी तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहता है, जैसे भी वो करना चाहे। क्लियरली एट ऑल इवेंट्स, वो अपने सारे इवेंट्स को क्लियरली बताना चाहता है। इन दी सम ऑफ हिज लाइफ, ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर, ही फाइंड्स दिस टू बी द थिंग, वो इन चीज़ों को देखेगा। ग्रुप ऑफ थिंग्स मैनिफेस्ट हिम, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से थी, कुछ चीज़ें जो उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से घटित हुई। द पीस ऑफ ट्रू नॉलेज, जो उसके जीवन में एक मतलब ज्ञान का वो लेके आई, जो पीस ज्ञान का एक सच्चा ज्ञान उसके सामने लेके आई। विच हिज शेयर ऑफ सनशाइन एंड अर्थ हैज़ परमिटेड हिम टू सीज। और मतलब जो उसने अपने आप ही मतलब अपनी चीज़ों को वो शेयर करना चाहता है, और पृथ्वी ने भी उसको जब्त करने की अनुमति दे दी है कि वो मतलब अपने बारे में लिख सकता है। तो वो कहाँ लिखेगा, एक किताब में ही लिखेगा। दिस इज़ कॉल्ड अ बुक। तो इसमें पैराग्राफ में क्लियरली दिया हुआ है कि एक इंसान मतलब एक ऑथर है जो किताब लिखना चाहता है अपने जीवन के बारे में, और वही उस किताब को लिख सकता है, कोई और उसके बारे में नहीं लिख सकता, एक ऑथर ही अपने बारे में बता सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी पैराग्राफ है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, उसी के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट पता लग जाता है कि थीम क्या है, किसके बारे में हमें थीम दिया गया है। ठीक है ना, तो उसी में ही हमें आइडिया हो जाता है कि क्या है। तो जैसे कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा और इस पैराग्राफ में अ बुक दिया है, तो दैट मीन्स हमने समझ लिया कि किताब के बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज इम्प्लाइज दैट द एम ऑफ राइटिंग अ बुक इज। क्या एम है, क्या लक्ष्य है किताब को लिखने का। रिपीट द मैसेज इट कंटेन्स, अनेबल द ऑथर टू एक्सप्रेस his ideas in writing, preserve from extinction the message it contains,
प्रोपेगेट द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर। तो इसमें क्या बताया उसने कि किस लिए ऑथर किताब को लिखना चाहता है, जो उसके दिमाग में आता है, जो उसके साथ हुआ हो, जो उसे अपनी लाइफ का कोई पार्ट अच्छा लगा हो या कोई अपनी लाइफ का पार्ट बुरा लगा हो, जिसको वो संगीतमय तरीके से बताना चाहता है या रिपीट करना चाहता है। बुक में वो वही लिखेगा ना जो उसके साथ हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर, कि वो रिपीट करना चाहता है जो उसने लाइफ में देखा है, उस चीज़ के बारे में ही लिखना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑथर, ऑथर की कंट्रीब्यूशन है। एम ऑफ राइटिंग बुक, बुक लिखने का लक्ष्य क्या है। बुक द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, एंड द लास्ट इज राइटर्स एंड देयर बुक्स। तो क्या उसने बताया है कि बुक क्या है? नॉलेज का एक स्तोत्र है, ज्ञान का एक स्तोत्र है। आप किताब, अगर किसी की किताब लिखी हुई पढ़ते भी हैं तो आप किस लिए पढ़ते हैं उसको? कि आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ ज्ञान मिले। तो जो ऑथर लिख रहा है वो भी अपने ज्ञान को उसमें बता रहा है। तो इसका जो मेन थीम बनेगा वो क्या है? बुक द सोर्स ऑफ नॉलेज। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। According to the writer, a person is to write a book because, किस लिए वो बुक लिखना चाहता है? He wishes to satisfy his ego, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है। He has something nice and pleasing to say, उसके पास बहुत अच्छा या कुछ खुशनुमा है लिखने के लिए। He is capable of expression whatever he wants to say, वो योग्य है अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए जो वो कहना चाहता है। या फिर He has discovered something unique, कि उसने कुछ यूनिक खोजा है, कुछ सच्चा खोजा है, कुछ अच्छा खोजा है, जिससे कि वो एक ड्रास्टिकली या म्यूजिकली तौर पर लिख सके। तो इसकी ऑप्शन है डी। 7th का क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मैंने आपको पैराग्राफ में मतलब बताया कि प्रत्यक्ष रूप से, क्लियर, ठीक है। तो क्लियरली जो चीज़ आपके दिमाग में आती है वो आप किताब में लिखते हैं, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से पता है। तो हमने इसका क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। दैट मीन्स कि एंटोनिमस, ठीक है। फर्स्ट है अनक्लियर, सेकेंड है डार्क, थर्ड है प्योर, फोर्थ है हार्ड। तो क्लियर है, अनक्लियर इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? सिनोनिमस उसका क्या बनेगा? क्लियर, और उसका एंटोनिमस क्या हो जाएगा? अनक्लियर। तो आपके 2 पैराग्राफ हो गए जिसके 8 क्वेश्चन बने टोटल। मैंने वही बोला था कि ना 10 ना 8, कुछ भी, कोई भी नंबर्स इसके आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डैश वाटर ऑफ द वेल इज पॉल्यूटेड। डैश वाटर, अब इसमें क्या है? ऑप्शन ए एंड द दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आर्टिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, दी वाटर ऑफ द वेल इज पॉल्यूटेड, जो कुएं का, पर्टिकुलर कुएं के पानी की बात की गई, इसलिए हमने वाटर के साथ यहाँ पे क्या लगाया है? द लगाया। तो इसकी जो ऑप्शन है बी इज दी करेक्ट आंसर। वैसे हम वाटर के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कि वाटर इज नेसेसरी, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी कुएं के पानी के बारे में बोला गया कि वो जो है कुएं का पानी पॉल्यूटेड है, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया? द। अब है क्वेश्चन नंबर 10। द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू डैश हॉस्पिटल, जो घायल आदमी था उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। सेंट टू दी हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? दी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इट इज ओनली आफ्टर डैश वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। इट इज़ ओनली आफ्टर दी वॉर, कोई स्पेसिफिक, मतलब कोई वॉर चल रही थी, कोई युद्ध चल रहा था, बैटल चल रही थी, मतलब वॉर दिया हुआ है। इट इज़ ओनली आफ्टर दी वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर है दी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
देखते हैं किससे है वो, आर्टिकल से है या किससे है। हाँ जी, ये आई प्रेपोजिशन। मिस प्रियंका कम्स डैश अ रिच फैमिली। मैंने क्लास में बताया हुआ है कि जब भी हम किसी स्तोत्र की बात करते हैं कि मिस प्रियंका, इन्होंने क्या बोला कि रिच फैमिली की हैं, रिच फैमिली से आई है, तो कम्स होगा तो मैंने क्या बोला है, ऑफ लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता बिलोंग्स, मिस प्रियंका बिलोंग्स, तो बिलोंग्स के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, टू। यहाँ हम कम्स के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको प्रेपोजिशन, आर्टिकल बिल्कुल अपने टिप्स पर बिल्कुल एक एक, मतलब इसका रूल आपको याद होना चाहिए कि किसके साथ क्या आता है, ताकि आप फट से उसको आंसर को ढूंढ सकें। नेक्स्ट है, शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज इन हर वर्क। कॉन्शियस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, वो भी फिक्स्ड है। ऑफ, एंगेज के साथ दो लगती हैं, इन एंड विद। ठीक है, मैंने इन कहाँ बताया हुआ है आपको कि जब हम किसी काम में एंगेज होते हैं, काम में बिजी हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, इन। लेकिन कोई लड़की या लड़का किसी के साथ एंगेज हैं तो वहाँ पर क्या आता है, विद। तो एंगेज के साथ इन, क्योंकि वो काम में व्यस्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, इसका क्या आंसर आता है, कॉन्शियस के साथ आएगी ऑफ, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, कॉन्शियस ऑफ एंगेज इन। क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। अब इन्होंने एक सेंटेंस को वो कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, जिसको कि आपने चेंज करना है अगर आपको लगता है कि उसमें कोई चेंज हो सकता है। एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज़ बाय बुक्स। हैज़ बाय बुक्स को आप देखेंगे अंडरलाइन किया हुआ है ना। अब हैज़ बाय बुक्स तो होता ही नहीं है, हैज़ होगा तो क्या आना चाहिए, हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उन्होंने इसको जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपने इसको चेंज करना है और जो भी ऑप्शन दी हुई हैं 4, उनमें से आपने उसको लगाना है कि कौन सी ऑप्शन उसमें बनती है। एवरी वन ऑफ द बॉयज़, हर एक लड़के को किताब खरीदनी ही खरीदनी थी। हैज़ टू बाय अ बुक, हैज़ टू बाय अ बुक। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी जो ऑप्शन नंबर बी दी हुई है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंडीशनल सेंटेंस वाला दिया हुआ है ना। कंडीशनल मतलब कोई भी काल्पनिक होगा, कोई भी कंडीशनल वर्ड डाल दिया होगा उसके अंदर, मानो कि, अगर, मगर, किंतु, परंतु, ये वाले कंडीशन कोई भी डाल दी होती है। तो हमने किया हुआ है, अगर इफ़ आ जाए तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर लगता है और दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर दिया है उन्होंने, इफ़ शी विल बी ए मिनिस्टर शी वुड हेल्प मी। तो इफ़ शी वर अ मिनिस्टर, तो कौन सी ऑप्शन दी हुई है, सी में दिया हुआ है। जब भी कोई कंडीशनल वर्ड हो जाए, इफ़ या कोई भी लगे, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ वर आता है, अगर वहाँ पर दूसरे में क्या दिया है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई किया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इसमें क्या है, रीअरेंज दी सेंटेंस। आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है PQRS में। पर्सनल केमिस्ट्री ग्रेटर देन इज नॉलेज with other countries play a role in America's relation to a degree that is far। अब आपने देखना है कि मैंने बोला हुआ है आपको कि या तो आप फर्स्ट को पकड़ लीजिए या आपको लास्ट सेंटेंस इसमें समझ आ जाए, जिससे कि आपको इजी रहता है उसको करने के लिए। तो पर्सनल केमिस्ट्री, इसके साथ क्या बनेगा, पर्सनल केमिस्ट्री प्ले अ रोल इन अमेरिकाज रिलेशन। अमेरिका का रिलेशन किसके साथ, विद अदर कंट्रीज। तो हमें क्या मिल गया, आर और क्यू मिल गया। इसके बाद क्या आना चाहिए, टू अ डिग्री दैट इज फार। अब ये लास्ट में तो नहीं आ सकता ना, तो हमने क्या बनाना है, पर्सनल केमिस्ट्री प्ले अ रोल इन अमेरिकाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज
टू अ डिग्री दैट इज फार ग्रेटर देन इज एक्नॉलेज। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन बना क्वेश्चन नंबर 16 का? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। वुड यू, अब इसमें नंबर्स में दिया हुआ है, देखो PQRS में नहीं दिया हुआ, 1 2 3 4 में दिया हुआ है, तो आपने इसी को इसी तरह से ही अरेंज करना है। जैसे PQRS है तो नंबर 1 2 3 4 कौन सा किस में आएगा। ठीक है, वुड यू नंबर 1 पे दिया है लाइक टू कम, सेकंड पे दिया है ऑन सैटरडे, थर्ड पे दिया है एट द इंटरनेशनल हाउस, फोर्थ पे दिया है टू अ कॉन्सर्ट। वुड यू लाइक टू कम, क्या तुम आना चाहोगे? अब हिंदी में भी हम करते रहेंगे ना, ताकि हमें समझ आए कि सेंटेंस में बोल क्या रहा है। वुड यू लाइक टू कम, तो हमें फर्स्ट पता लग गया, दैट मीन्स कि फर्स्ट नंबर पर ही आएगा, है ना। तो आप फर्स्ट को पकड़ लीजिए। वुड यू लाइक टू कम, कहाँ आना चाहता है? टू अ कॉन्सर्ट, कि कॉन्सर्ट पर आना चाहोगे। अब क्या आना चाहिए? ऑन सैटरडे पहले आएगा या एट द इंटरनेशनल हाउस आएगा? तो हम पहले ऑन सैटरडे बोलते हैं कि सैटरडे को आना चाहोगे कहाँ पर, वो वर्ड हमेशा एट वाला जो आएगा, हमेशा प्लेस जो आता है हमेशा लास्ट में आता है। तो अब इसको बनाइए, वुड यू लाइक टू कम टू अ कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे एट द इंटरनेशनल हाउस। तो 1 4 2 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने PQRS को करना है, इनको सॉल्व। आपको बहुत ध्यान से ये देख, क्योंकि हमें ना एक जैसे लगते हैं। अब आप अगर ऐसे बोलना चाहें, वुड यू लाइक टू कम टू अ कॉन्सर्ट एट द इंटरनेशनल हाउस ऑन सैटरडे, दिस इज रॉन्ग। एट दी जो प्लेस होता है, डे पहले आ जाएगा, प्लेस उसके बाद में आता है। ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप PQRS वाला इसको सॉल्व करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। जापान एज वेल एज फिलीपींस डैश हिट बाय एन अर्थक्वेक। वर्ब उसमें कंजक्शन में आपको बताया हुआ है कि अगर दोनों नाउन के बीच में एज वेल एज आ जाता है तो वर्ब वहाँ पे क्या आ जाती है? सिंगुलर आ जाती है। तो जापान एज वेल एज फिलीपींस, तो सिंगुलर यहाँ वर्ब क्लियर दिया हुआ है। देखो, ए में वर है, सेकंड में हैव है, थर्ड में वॉज है, फोर्थ में आर है। तो तीनों ही वर्ब बाकी प्लूरल दी हुई हैं, एक ही है सिर्फ सिंगुलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 की ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। डैश डैश एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। याद होगा जिन बच्चों ने अगर क्लास ली हुई है, जो यहाँ के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी नए भी बच्चे हैं, आप लोगों ने इतना भी पढ़ लिया होगा। प्रोनाउन में जब भी किसी कोई पॉजिटिव केस दिया हुआ है तो उसमें हमेशा 2 3 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को लिखा जाता है पॉजिटिव केस में। तो सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू। थर्ड पर्सन कौन होगा? ही शी या इट। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं, आई। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से इस सेंटेंस को लिखा जाता है। अब ये क्या है? पॉजिटिव टेंस है कि एग्जीबिशन के लिए विजिट करना है, एग्जीबिशन के लिए जाना है। किस किस को? तुम्हें, उसे और मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव केस में। जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पर क्या बन जाता है? 1 2 3, पर्सन 1, पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, नेगेटिव केस में अगर हमने कोई मैच हार गया, कोई हमने क्राइम कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो मेरा नाम सबसे पहले, है ना। इस चीज़ को याद रखिए कि अगर कुछ गलत काम होता है तो मेरा नाम सबसे पहले, अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो मेरा नाम सबसे बाद में। ठीक है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव केस में, अच्छे में मैं सबसे बाद में। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव केस 2 3 1, नेगेटिव केस 1 2 3। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया है। ठीक है, इनको प्लीज़ आप हर क्वेश्चन को रूल के हिसाब से पढ़ते रहिए और उसके हिसाब से आपने करना है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा
जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना? एरर। एरर का टेरर बहुत ज़्यादा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता हम एरर कहाँ से आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। मैडम नाउन भी देख ली, प्रोनाउन भी देख ली, आर्टिकल भी देख लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या, है ना? ऐसा नहीं है, सबसे इजी, सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और तीनों के तीनों एरर आप फट से ठीक करके आ सकते हैं अगर आपने रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने रूल्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। मैंगो इज़ द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया, इज़ प्लेंटी, नो एरर। ठीक है, ए पार्ट क्या दिया? जो ए पार्ट अंडरलाइंड है, मैंगो इज़ द मोस्ट यूनिक फ्रूट, बी पार्ट इज़ अवेलेबल इन इंडिया, सी पार्ट इज़ प्लेंटी, डी पार्ट इज़ नो एरर। सॉरी। तो आपने अब आप देखो मैंगो क्या है? मोस्ट यूनिक फ्रूट है, इंडिया में जो अवेलेबल है बहुत प्रचुर मात्रा में। तो यूनिक के साथ आपने अगर पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, यूनिक की कोई भी डिग्री नहीं होती है। यूनिक इज़ अ यूनिक वर्ड, ठीक है ना, कि अद्भुत है, तो वो यूनिक है। अद्भुत से उसकी कोई भी डिग्री, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। तो उसके साथ मोस्ट या मोर कुछ भी नहीं लगता। जैसे प्रेफर की कोई भी डिग्री नहीं बनती है, ना उसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री होती है, ना उसकी कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आप लिखेंगे मैंगो इज़ यूनिक, मैंगो इज़ अ यूनिक फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 20 में ए पार्ट में एरर है। यूनिक की कोई भी डिग्री नहीं होती, तो इसके साथ द मोस्ट है, सुपरलेटिव के साथ हम द लगाते हैं, तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, तो द भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ए पार्ट में इसके एरर है। नेक्स्ट है वी वर प्लीज्ड बाय द न्यूज़, ए पार्ट, विच वी हैड रिसीव्ड, बी पार्ट, अ डे बिफोर, सी पार्ट, नो एरर, डी पार्ट। वी वर प्लीज्ड बाय द न्यूज़ नहीं होता, बाय किसके साथ लगाते हैं हम? बाय इसके साथ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? वी वर प्लीज्ड विद द न्यूज़, हम न्यूज़ से खुश हो गए जो हमको एक दिन पहले मिली थी, जो हम पहले ही मिल चुकी थी न्यूज़, उससे हम खुश हो गए थे। तो प्लीज्ड बाय नहीं आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहाँ पर एरर है? ए पार्ट में ही यहाँ पर भी एरर है, इसके साथ क्या आएगा? विद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ड द नॉइस, ए पार्ट, माई सन, बी पार्ट, वोक अप, सी पार्ट, नो एरर, डी पार्ट। हर्ड द नॉइस, अब यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल यूज किया गया है। पार्टिसिपल क्या होता है? जब एक ऐसा वर्ड जो वर्ब और एडजेक्टिव को दोनों को शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं? वर्ब के साथ ing लग जाता है। जैसे मैं बोलूँ आई सॉ अ मैन फॉलिंग फ्रॉम दी फ्लोर, मैंने एक आदमी को मतलब फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से या थर्ड फ्लोर से गिरते हुए देखा। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड होता है जहाँ पर ing लगाया जाता है, फॉलिंग फ्रॉम दी सेकंड फ्लोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे एन एलिफेंट वॉज कैरिंग, कैरिंग मतलब लेकर जा रहा था, कैरिंग क्या था? उसके ऊपर काफ़ी बोझ रखा हुआ था। तो ये क्या बोले जाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले जाते हैं। तो हर्ड द नॉइज नहीं आएगा यहाँ पर, हियरिंग द नॉइज माई सन वोक अप। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 22 में भी ए पार्ट में ही एरर मिलता है, हियरिंग द नॉइज, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ही शुड हेल्प द पुअर, शुड नॉट ही, नो एरर। क्वेश्चन टैग है, शुड है अंदर, तो हमने शुड नॉट ही बना दिया उसका, है ना, क्वेश्चन टैग। तो करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है। ही शुड हेल्प द पुअर, शुड नॉट ही, उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। हमने बोला हुआ है जो फर्स्ट सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव दिया होता तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनता। तो ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है डी है, समझे।
तो ये थे हमारे एरर्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द मेंबर्स डैश इन द हॉल। जब थीफ ने घर में एंटर किया तो मेंबर्स हॉल में क्या कर रहे थे। अगर मैं इसका क्वेश्चन पूछूं, है ना, क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो हम आंसर भी किस में देंगे, रहे थे में। अब रहा था, रही थी, रहे थे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमारा आंसर भी किस में आना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वर्स लेफ्ट क्या हुआ, इज एम आर लग गया ना, वॉज वर के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगेगा ना। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, वर स्लीपिंग, सो रहे थे। जब थीफ ने एंटर किया घर में तो सारे जो मेंबर्स थे हॉल में सो रहे थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा, बी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द सिनोनिमस ऑफ पिटीशन। पिटीशन का मतलब क्या होता है, जो एक अपील दी जाती है, अपील की जाती है ना, किसी कोई केस हो गया कि उसने एक पिटीशन फाइल की है उस केस के लिए, किसी केस के लिए पिटीशन को फाइल अपील किया है, ठीक है। तो ए इसकी ऑप्शन दी हुई है, रोटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अपील एंड वोकेशन। तो पिटीशन की जो वो होती है, जो केस के लिए, किसी केस के लिए पिटीशन को फाइल करते हैं, ठीक है, किसी अपील को किया जाता है। तो इसका जो सिनोनिमस बना क्या है, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 25, जिसकी की ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, क्लियर होंगे आपके डाउट्स। और अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी आपकी सैटरडे वाली क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद साथियों, इस पेपर सेट में आपने जो आपके पहले, दूसरे और तीसरा सेक्शन था मैथमेटिक्स का, उसके बाद कंप्यूटर का, उसके बाद इंग्लिश का, उसका सॉल्यूशन आप देख चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी आप देख चुके हैं। तो चलिए आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है साइंस का, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि वर्णक का नाम बताएं जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर सी है जाइलम और ऑप्शन नंबर डी है फ्लोएम। आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए। हर किसी को पता भी होगा ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, जो कि उनको भोजन बनाने में मदद करता है सूर्य के प्रकाश को लेकर के। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है इसका, उस ऑप्शन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टोमेटा, ऑप्शन बी है, उसका क्या यूज है। तो वो एक्चुअली में स्टोमेटा क्या काम करता है कि वो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इसका मतलब है गैसों का आदान प्रदान करना उनका काम है। ऑप्शन नंबर सी है जाइलम। जाइलम क्या काम करता है, पौधों में जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो पानी का संवहन होता है, ये जाइलम द्वारा किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है फ्लोएम, ये क्या काम करता है, तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो पौधे के भोजन को, पौधे के जो प्लांट्स होते हैं उनके विभिन्न पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना जो काम होता है, ये फ्लोएम का काम होता है। तो ये आपके ऑप्शन ए बी सी डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन है, आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट। ऑप्शन है आपके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन बी है वसा में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में, ऑप्शन सी है लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, या ऑप्शन डी है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला बुखार किसके कारण होता है, पीला बुखार का कारण क्या है। येलो फीवर इज कॉज्ड बाय, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से बीमारी थोड़ी ही हो रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है वायरस। ऑप्शन नंबर सी है
वायरस, वायरस इसका सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति की माप क्या है? मेजर ऑफ पावर इज, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है वॉट, ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी है सेकंड। सबको पता है कि जो पावर है उसकी यूनिट क्या होती है? वॉट यूनिट होती है उसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वॉट। बाकी ऑप्शन पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कोई ऑप्शन दिया हुआ है हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की, पता है आपको? फ्रीक्वेंसी का जो ऑडिबल रेंज होता है वो कितना से कितना तक होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या आप क्या बोलोगे 20 किलो हर्ट्ज तक। जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है न्यूटन। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। अच्छा, कई बार आपसे ना न्यूटन की जगह पे ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ रहता है। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, केजी। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? फोर्स की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो कई बार आपको ऑप्शन में न्यूटन नहीं देके केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ रहता है, ध्यान रखेंगे इसका। जो डी ऑप्शन है वो दिया हुआ है सेकंड, तो सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि यह रखती है, क्या रखती है? आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स, पहला ऑप्शन है लो प्रेशर होता है वाटर का इसलिए, या बर्फ का लो प्रेशर होता है, लो विस्कोसिटी होती है बर्फ की, लो टेम्परेचर होता है बर्फ का, या लो डेंसिटी होती है बर्फ की। आपको पता ही है जो हल्की चीज होती है वो ऊपर रहती है, जो भारी चीज होती है वो नीचे होती है। ऑब्वियस सी बात है, पानी भारी है, बर्फ हल्का है, इसलिए बर्फ ऊपर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बर्फ की डेंसिटी कम होती है। डिस्कस करेंगे डेंसिटी क्या है। ये जो डेंसिटी होती है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को आप रो से डिनोट करते हो, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा इसका? मास को आप किस चीज में लिखते हो? किलोग्राम में। वॉल्यूम को किस चीज में लिखते हो? मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। यह डेंसिटी की यूनिट हो गई। अब आप याद कर लो एक बार कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है और बर्फ की डेंसिटी कितनी होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे तो 1 ग्राम पर सीसी, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? तो बर्फ की डेंसिटी होती है 900 केजी पर मीटर क्यूब। बर्फ की जो डेंसिटी होती है आइस की, ये होती है 900 केजी पर मीटर क्यूब। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि बर्फ को पानी में जब डुबाते हैं तो उसका कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है और कितना हिस्सा बाहर की ओर दिख रहा होता है। तो आप देख लो एक बार, उसका 9 पार्ट पानी में डूबा हुआ रहता है। उसका कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ रहता है ये नोट कर लिए होंगे आप। उसका जो बर्फ पानी में डूबा हुआ है, अगर बर्फ को आप पानी में डुबाते हो तो आप देखो इसका जो बाहर वाला पोर्शन है ये 1/9 पार्ट है इसका, और ये जो पार्ट है मतलब 1/10 पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसका पानी में डूबा हुआ वो 9/10 पार्ट है। मतलब 9 हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है और 1 हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका। एक और डिस्कस कर लेते हैं। आपका बी ऑप्शन दिया है श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो उसके फ्लो को रजिस्ट करती है। लाइक आप जैसे देख सकते हो, जैसे नॉर्मली आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग में एक आइडिया बैठा सकते हो कि ये जो लिक्विड है या जो गैस है उसका फ्रिक्शन ही है, मतलब उसके मूवमेंट को, उसके फ्लो को रोकता है। एक और भी चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने दिमाग में नोट कर लेना, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा कि जो चीज, जो भी वस्तु, जो भी चीज जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? उसके लेयर
या उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे पे उतना ही फोर्स लगाएंगे। तो यहां से आपका साइंस का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। देखते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका जीएसजीके वाला पोर्शन, उसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए है 5 जून को, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को और ऑप्शन डी है 7 अप्रैल को। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बाकी ऑप्शन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन था 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो सेकंड ऑप्शन था 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन था 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? When did Delhi become the capital of India? अच्छा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। आपके ऑप्शन है 1911 में, 1912 में, 1915 में, 1917 में। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसी ऑप्शन में से जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको नजर आता है उसी को टिक करना होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए 1911 दिया हुआ है, जो कि आपका सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1911 में। लेकिन जो 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। जब विविधित उद्घाटन हुआ था वो दिल्ली का, वो कब हुआ था? 1931 को। तो कई बार अगर आपको मान लो ऑप्शन में 1911 नहीं देखे, 1931 दिया हुआ है, तो आप 1931 को टिक करोगे, ये सही आंसर होगा। तो जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ रहता है उसमें से भी कई बार आपको सुटेबल आंसर चूज करने होते हैं। देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर को भारत के हीरो का शहर कहा जाता है? हीरा मतलब डायमंड का। विच सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है सूरत। हर किसी को पता है इसका आंसर? आंसर है इसका सूरत। सूरत को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सूरत। सूरत को बोलते हैं हीरो का शहर। बाकी ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था उदयपुर। उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी, झीलों का शहर। ऑप्शन नंबर बी था कोची। कोची को क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी बोलते हैं या मसालों का बगीचा भी बोलते हैं कोची को। कोची कहाँ पे? केरला में। जो ऑप्शन सी है वो क्या था? लखनऊ। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। और सूरत था, सूरत आपको पता ही चल गया कि हीरो का शहर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? मतलब कैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी है गवर्नर राज्यपाल। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, कैग क्या काम करते हैं? ये जो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही होती है उसको ऑडिट करना इनका काम होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सदस्य कितनी समय अवधि के लिए चुने जाते हैं? या दूसरे आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, मतलब कितने साल के लिए? पहला ऑप्शन है आपका 5 ईयर मतलब 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 6 ईयर 6 साल, तीसरा ऑप्शन है 3 ईयर 3 साल और चौथा ऑप्शन है 4 ईयर 4 साल। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 साल के लिए। कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। अगर लोकसभा के मेंबर का पूछता है तो उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। कई बार आपसे सवाल क्या पूछता है कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसको निर्वाचित होने के लिए उसकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष इसका सही आंसर है। कई बार अगर आपसे लोकसभा के सदस्य का पूछ दे तो उसके लिए 25 ईयर 25 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है
कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो वो 5 साल का होता है। इस तरह से आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है जीएस जीके का, इस पेपर सेट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछिए। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सेट में एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।